और अब पेश है खबरों की तफसील। INX मीडिया केस में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI के मामले में मुदाखलत से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अब चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए ये अर्जी बेअसर हो गई है। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ही आगे की कार्रवाई करेगा। अदालत ने कहा कि चिदम्बरम की जानिब से जमानत के लिए बाज़ाब्ता अर्जी दाखिल की जाए। तो नाजरीन, INX मीडिया केस में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI के मामले में मुदाखलत से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ही आगे की कार्रवाई इस मामले में करेगा। आम्रपाली मामले में होम बायर्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। कोर्ट ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए NBC को 7.16 करोड़ देने को कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को फंड जारी करना होगा। अब इस मामले में 11 सितंबर को सुनवाई होनी है। आम्रपाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 7.25 करोड़ रुपए रिलीज करने के लिए कहा है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इतनी ही राशि को रिलीज करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स को बनाई गई अपनी रिपोर्ट को दिल्ली पुलिस और ED के साथ साझा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में यह भी कहा है कि तमाम जांच एजेंसियां आम्रपाली के खिलाफ ठोस से ठोस कदम उठाकर कार्रवाई करें और इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई चूक न होने पाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एक कमेटी बनाने के लिए कहा है, जो कमेटी आम्रपाली के बनाए गए प्रोजेक्ट की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 अहम बिंदुओं पर आज अपना ऑर्डर किया है। 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई दोबारा करेगा। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर वादी कश्मीर में आज 22वें रोज भी बंदिशें लगातार जारी हैं। श्रीनगर के कई इलाकों के साथ साथ शहर खास के भी कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। ताहम कई इलाकों में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वादी के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार 22वें रोज भी वादी के तमाम तर कारोबारी इदारे बंद हैं। इंतजामिया ने यह दावा किया था कि श्रीनगर में लैंडलाइन सर्विस को बहाल किया जाएगा, ताहम अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। मवासलाती निजाम के ठप रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। वहीं जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम कश्मीरियों के कल्चर और जानो माल का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी कोशिश है कि एक भी कश्मीरी की जान न जाए। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को ऐसी जगह बना देंगे कि पाक मकबूजा कश्मीर वाले कश्मीर को रश्क की निगाह से देखेंगे और कहें कि ये रहने के लिए क्या ही खूबसूरत जगह है। 370 हटाया है और इसके बाद आप 2-3-4 दिन में देखेंगे कि हम कश्मीरी अवाम के लिए इतना काम करेंगे, ऐसे हालात कर देंगे कि आने वाले दिनों में जो परला कश्मीर है वहाँ के लोग ये कहने लगेंगे कि देखिए वो है जगह रहने की। हम कश्मीरी जनता की, उनकी अस्मिता की, उनकी पहचान की, उनकी कल्चर की, उनके जॉब्स की, उनकी ज़मीन की, सब की रक्षा करेंगे। हम उनका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। देखिए, मेरा ख्याल है 1.5 दर्जन इंडियन चैनल्स वहाँ गई थी। उनमें लगभग सर्वसम्मति थी कि चीजें धीरे धीरे वापस आ रही हैं और हम भी कोई रश नहीं कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लोगों को देखना चाहिए कि आज से पहले जब ऐसा क्राइसिस हुआ, गुलाम नबी के जमाने में भी जब भी ऐसा क्राइसिस हुआ तो पहले हफ्ते में, पहले 15 दिन में 20, 30, 40, 50, 100 तक लोग मर जाते थे। हमारा पूरा एम्फेसिस है कि एक भी कश्मीरी की जान नहीं जानी चाहिए। 10 दिन बाद टेलीफोन मिल जाएगा, कोई बात नहीं। 10 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। वहां तो 4-4 महीने हड़तालें रही हैं, लेकिन हम जल्दी करने के पक्ष में, ये शो करने को कि देखो एकदम नॉर्मलसी आ गई, हम किसी भी जान को नहीं जाने देंगे। हमारे लिए कश्मीरी की लाइफ सबसे प्रेशियस है।
वहीं गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर राहुल गांधी की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मेरे दावतनामे को एक न खत्म होने वाला मौजू बना दिया है जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान पर सियासत कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को चाहिए कि वो कौमी मफादात को पेश नजर रखे। मेरे इनविटेशन के मुद्दे को अनएंडिंग बिजनेस कर लिया है। मैंने एक स्टेज पे जब उन्होंने कहा था कि वहां लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही, तब उन्हें कहा था कि ऐसा नहीं है और आपको यकीन ना हो आप आके देख लें। 5 दिन तक उन्होंने कोई किसी तरह का जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लोगों को लेके जाऊंगा, मैं कैदियों से मिलूंगा, जो नजरबंद हैं लोग उनसे मिलूंगा, फौज से मिलूंगा। तो मैंने उसके बाद कहा कि ये हमको स्वीकार्य नहीं है कंडीशनल आपका आना और मैं इसको विड्रॉ करता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद मैंने कहा कि मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ता हूं, आप आना चाहें, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक समझेगा आपको अलाउ कर देगा, नहीं समझेगा नहीं करेगा। अब की जब इन्होंने आने का प्रोग्राम बनाया तो एडवांस में एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपके आने से यहाँ शांति में खलल पड़ेगा, नॉर्मलसी वापस आ रही है, हम यहाँ की परिस्थितियों से निपट रहे हैं, पाकिस्तान की थ्रेट जो रियल है, जो इनपुट्स हमको आ रहे हैं उससे निपट रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आपका आना ठीक नहीं है। और आपकी जो अटरेंसेज होंगी, जिस तरह की बात आप दिल्ली में भी बोल रहे हैं, उसका पाकिस्तान मिसयूज करेगा। और वही हुआ, इन्होंने यहाँ वापस आने के बाद जो बोला उसको इमरान खान ने अपने ट्वीट में किया है, पाकिस्तान टीवी ने मिसयूज किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसमें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए और इसको बात को खत्म करके कश्मीर में नॉर्मलसी रेस्टोर करने में हमारी मदद करनी चाहिए। तो नाज़रीन, जिस तरीके से INX मीडिया केस में मरकजी साबिक वजीर चिदम्बरम की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है, इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, आप माफ कीजिएगा, शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट से पी चिदम्बरम को राहत एक बार फिर नहीं मिली है, क्या मजीद तफसीलात देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पी चिदम्बरम को एक जोरदार झटका लगा है और पी चिदम्बरम की तरफ से इस मामले में दलील कपिल सिब्बल दे रहे थे और कपिल सिब्बल आज गर्मजोशी से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि इस मामले पर पहले से कपिल सिब्बल की बात पर कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका जो है वो प्रभावहीन हो गई है और कपिल सिब्बल हालांकि उन्होंने कहा कि हमें अगर पहले सुना जाता तो इनकी जमानत हो सकती थी। लेकिन इस तमाम मामले पर, जिस तरह से इस मामले पर याचिका दायर की गई थी, इतना तो स्पष्ट था कि पहले भी इस मामले पर कई बार तर्क दिए जा चुके थे, लेकिन उस तर्क में बहुत ज़्यादा कोई विशेष ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं थी, जिसके चलते आज कोर्ट ने उस मामले पर गंभीरता से लेते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके चलते कहीं न कहीं पी चिदम्बरम को एक जोरदार झटका लगा है। पी चिदम्बरम हालांकि आज उनकी पेशी भी है, आज कोर्ट में उनकी पेशी है। आज शाम में तकरीबन 3 बजे के लगभग में CBI उनको पेश करेगी और पिछले 4 दिनों तक रिमांड के दौरान जो आज पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के बाद आज जब पेश करेगी आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में, तो फिर आज कोर्ट से आज CBI की टीम आज उसकी रिमांड मांगेगी। रिमांड इसलिए मांगेगी कि पिछले 4 दिनों के अंदर जो पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली है उसी को आधार रखते हुए आज फिर से रिमांड मांगा जा सकता है। और अभी एक झटका तो सुप्रीम कोर्ट से लगा ही है, एक और झटका लग सकता है और वो झटका होगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद जब आज राउज रेवेन्यू कोर्ट यानी लोअर कोर्ट में जब आज पेश किया जाएगा शाम में, तो CBI अपनी दलील रखेगी कि इस मामले में किस तरह से उनके खिलाफ अभी तक साक्ष्य जुटाए गए हैं, किस तरह से गवाहों की जो फहरिस्त पहले हुई थी उसके आधार पर जो बयान दर्ज हुए हैं पी चिदम्बरम का, तो उस मामले में पी चिदम्बरम का क्या स्टेटमेंट है। हालांकि जो भी स्टेटमेंट दर्ज हो रहा है, अभी भी इस वक्त में CBI मुख्यालय में पी चिदम्बरम का बयान दर्ज हो रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है और उसी बयान के आधार पर आज शाम में बाकायदा जब 3 बजे जब लगभग पेश किया जाएगा कोर्ट में, तो वो रिमांड की जब अर्जी दी जाएगी तो उस वक्त में ये बताया जाएगा कि किस तरह से पी चिदम्बरम पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और सही तरीके से वो मदद नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी तक इस मामले में जो भी पहले तौर पे जो पुख्ता प्रमाण CBI ने जुटाए हैं और इसके साथ ही इस मामले में कई स्थानों पे छापेमारी भी की थी CBI ने, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत मिले थे इनके काफ़ी करीबी रहे, इनके CA रहे रमन के यहाँ पे बाकायदा उनके यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ में लगे थे और
वो दस्तावेज को जब खंगाला गया तो पता चला था कई अवैध लेन देन की जो जानकारी उस डॉक्यूमेंट में थी और कंप्यूटर में थी, तो उससे जुड़े हुए तमाम जो आज पूछताछ सीबीआई कर रही है। हालांकि जो पूछताछ अब आज ट्रांजिट रिमांड जो आज रिमांड मांगा जाएगा, तो रिमांड में सीबीआई की तरफ से ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में पी चिदम्बरम को दूसरे जो अन्य आरोपी हैं, चाहे वो इंद्राणी मुखर्जी की बात हो, पीटर मुखर्जी की बात हो, या उनके काफ़ी करीबी रहे रमन, उनके आमने सामने बैठा करके पूछताछ करना है, ये आधार मानते हुए आज और आगे की रिमांड मांग सकती है। और हमारे सीबीआई के सूत्रों की अगर माने तो 3 दिनों का और रिमांड मांगा जा सकता है। हालांकि सीबीआई के पास कुल 14 दिनों का वक्त होता है, सीबीआई 14 दिन तक रिमांड में ले सकती है, 4 दिन तो पहले ले चुकी है, लेकिन आज 3 दिनों का और भी रिमांड मांगा जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में पी चिदम्बरम की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज ही पी चिदम्बरम के खिलाफ 3 याचिका कोर्ट में थी, लेकिन एक याचिका पर तो सुनवाई करते हुए आज उस याचिका को खारिज किया गया। 2 अन्य जो मामले हैं, 2 और जो याचिका है वो उस याचिका पर सुनवाई होगी और निश्चित तौर पे उस याचिका में भी आज झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से उस मामले में ईडी की अगर बात करें तो ईडी भी इस मामले में पी चिदम्बरम के खिलाफ तफ्तीश कर रही है और एक ऐसी जांच एजेंसी है जो सीबीआई के बाद हो सकता है वो भी रिमांड में लेने के प्रयास करेगी। हालांकि उस गिरफ्तारी से बचने के लिए, ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए और उसके रिमांड से बचने के लिए उसके पी चिदम्बरम के वकील लगातार प्रयासरत हैं कि उनको इस मामले में थोड़ी सी रियायत दे सके, लेकिन फिलहाल कोई रियायत पी चिदम्बरम को मिलता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपोजिशन वफ्द के कश्मीर दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वहां हालात को बिगाड़ने के लिए गए थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि वजारत खारजा की जानिब से एक हाई लेवल टीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाएंगी, जिसमें सेक्रेटरी भी होंगे। उन्होंने कहा कि ये टीम वहां के हालात के साथ साथ कई इलाकों में तरक्की के कामों का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि ये टीम श्रीनगर में 27 और 28 अगस्त को रहेगी और उन इलाकों का जायजा लेगी जहां तरक्की की जरूरत है। कल आला सतही टीम श्रीनगर जाएगी। इस पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से बात की न्यूज़ 18 के नुमाइंदे अनूप गुप्ता ने। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सर, एक डेलीगेशन जाने वाला है जम्मू कश्मीर, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन रहेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो एक बहुत बड़ा गैप विकास को लेकर के था, उसके कई कारण थे, जिसमें 370 भी एक कारण था। जम्मू है, कश्मीर है, लेह है, करगिल है, उन इलाकों में विकास की रोशनी वहाँ के लोगों तक पहुँचे, ये मोदी जी की सरकार की कोशिश है। और हमारे मंत्रालय का एक हाई लेवल डेलीगेशन 27 और 28 को श्रीनगर में रहेगा, जो वहाँ पे अधिकारियों के साथ, लोगों के साथ बातचीत करके और वहाँ पर विकास की डोर के साथ, मजबूती के साथ, विकास और विश्वास की डोर के साथ लोगों को जोड़ने के अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। लेकिन विपक्ष जिस तरह से राजनीति कर रहा है इस मसले पर, दूसरी तरफ आप जो है विकास की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते? देखो भैया, ऐसा है कि कुछ लोग, कुछ विलाप मंडली है, हम विकास पे विश्वास करते हैं, वो विलाप पे विश्वास करते हैं, तो इसलिए हमारा उनसे कोई कंपटीशन है नहीं। उनको उनका काम करने दीजिए, हमें अपना काम करना। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक टीम गई थी, वहाँ एक प्रतिनिधि मंडल गया था। मायावती ने कहा कि गलत किया, वहाँ जाकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए, सपोर्ट में आया हूँ आपके। देखिए, मुझे लगता है कुछ लोगों की अलगाववादियों के साथ बहुत मजबूत जुगलबंदी है, तो अलगाववादियों की हमदर्दी में कुछ लोग जो है वहाँ जाना चाहते होंगे। ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। तो मजीद बातचीत के लिए अनूप गुप्ता हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वजारत खारजा की एक हाई लेवल टीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर जाएंगी, क्या इस टीम का क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरह की चीजों पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के 2 स्तर पर काम करने में जुटा हुआ है। पहला स्तर की किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पुख्ता किए जाए, किसी तरह की कोई चूक ना हो, और दूसरी तरफ कि राज्य में लोगों का कॉन्फिडेंस किस तरीके से पाया जाए, लोगों को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, इसको लेकर के विकास के काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इस पर केंद्र सरकार काम कर रही है। और इसी के मद्देनजर जिस तरीके से अभी आपने मुख्तार अब्बास नकवी को भी सुना है, एक हाई लेवल डेलीगेशन 27 और 28 तारीख को श्रीनगर में रहेगा।
जहां इस डेलीगेशन में सचिव होंगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के, और उसमें कई अधिकारी भी होंगे। ये जो प्रतिनिधि मंडल होगा वो वहाँ के अधिकारियों से बात करेगा और जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा वहाँ के अधिकारियों को, और उनसे पूछा जाएगा कि अब तक इस योजनाओं को लेकर के वहाँ के राज्य में क्या हुआ है। तो एक तरह से आदान प्रदान की जाएगी सूचनाओं का, और दूसरी तरफ ये बताया जाएगा कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका कितना लाभ हो सकता है वहाँ के लोगों को। श्रीनगर के बाद ये डेलीगेशन लेह, लद्दाख और कारगिल भी पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे जीता जाए, इसकी कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। जी अनूप, इससे कबल अपोजिशन का डेलीगेशन भी गया था, लेकिन सरकार ने उसको वहां जाने की इजाजत नहीं दी, वहां के लोगों से मिलने की इजाजत नहीं दी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा डेलीगेशन विपक्ष का गया था, हालांकि अगर उस डेलीगेशन को देखें तो वो एक राजनीतिक पार्टी का डेलीगेशन था, और तो उस डेलीगेशन से इस डेलीगेशन का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिकारियों का एक डेलीगेशन है, इसमें मंत्री भी नहीं जा रहे हैं। और इसकी जो इस डेलीगेशन की पूरी जो मंशा है वो है कि वहाँ जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो लागू योजनाएं हैं उसका जायजा लिया जाए, उसके बारे में वहाँ के राज्य के अधिकारियों को बताया जाए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आपने अभी मुख्तार अब्बास नकवी को भी सुना, उनका कहना था कि ये जो डेलीगेशन गया था वो सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए वहां गया हुआ था, जबकि विकास, हमारा पूरा मकसद जो है वो विकास करना है, और उसको लेकर के जो भी किया जा सकता है उसमें केंद्र सरकार किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरतेगी। अनूप गुप्ता, एक बात है कि जिस तरीके के हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं, आप भी जानते हैं कि जमीनी सतह पर किस तरीके के हालात हैं, तो ऐसे में विकास की बात करना, क्या सबसे पहले हालात को ठीक करने की जरूरत नहीं थी? नहीं, देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 2 स्तर पर काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटाया गया, केंद्र सरकार का मानना है कि जो आम लोग हैं उन्हें, वो तो मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग वहाँ अलगाववादी तत्व हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है। और आपने देखा कि इस तरीके से वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है, किसी तरह की कोई घटना अभी तक देखने को नहीं मिली है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वहाँ, भारत सरकार का मानना है कि वो लोग भारतीय हैं, भारत के हैं, और भारतीय सरकार चाहती है, भारत की सरकार चाहती है कि मुख्य धारा में उन लोगों को शामिल कराया जाए, और जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे हो सके उसको वहाँ के लोगों को दिया जाए। क्योंकि अब तक केंद्र सरकार का मानना है कि केंद्र की पूरी योजनाओं का लाभ जो है वो वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग पिछड़ रहे थे। अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि जो फायदा वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया, वो फायदा वहाँ के लोगों को अब मिलना शुरू हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीएसपी सदर मायावती ने कश्मीर जाने पर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया है। एक ट्वीट में मायावती ने लिखा कि कांग्रेस और दीगर जमातों के लीडरों के कश्मीर जाने से जम्मू कश्मीर के गवर्नर और मरकज को इस मामले पर सियासत करने का मौका मिला है। इससे पहले एक ट्वीट में मायावती ने लिखा था कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर बराबरी के हक में थे, इसलिए बीएसपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाने की हिमायत की है। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के हिफाजती इंतजामात में तब्दीली की गई है। मनमोहन सिंह का एसपीजी कोर हटा लिया गया है। वजीर दाखिला ने इस बारे में एक बयान भी जारी किया है। बयान के मुताबिक ये मामूल है कि सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए वक्तन फवक्तन पेशावराना तौर पर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाता है। मनमोहन सिंह अब सीआरपीएफ जवानों के घेरे में रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अब भी Z+ सिक्योरिटी कोर बरकरार है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर खड़ी हूं मैं, और जिस तरह से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अब मनमोहन सिंह जी को एसपीजी की सुरक्षा नहीं दी जाएगी, अब उसकी जगह Z+ की सुरक्षा दी जाएगी।
सरकार की तरफ से दलील ये दिया जा रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए और खतरा को देखते हुए हर साल ये रिन्यू किया जाता है और इस बार जो ये इंक्वायरी की गई है या यूँ कहे कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है और जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी ने इसको देखा है उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि एसपीजी सुरक्षा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से हटाकर अब Z+ की सुरक्षा दी जाएगी। वही अगर हम एसपीजी सुरक्षा की बात करें तो 1985 में जो एसपीजी एक्ट बना था उसमें ये बताया गया था, ये नियम रखा गया था कि पूर्व पीएम को 10 साल तक एसपीजी की सुरक्षा दी जाएगी, जो कि अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से पूर्व पीएम जो हैं उनकी जो एसपीजी सुरक्षा है वो हटा दी गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया भी इस पर आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि कल रात में ही ये आदेश हो गया था कि उनकी एसपीजी जो सुरक्षा है वो हटा दी जाएगी और Z+ यहाँ आएगी। लेकिन जो आप यहाँ दृश्य देख रहे होंगे एसपीजी का एक जो व्यक्ति है वो यहाँ अभी भी मौजूद है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, ये जो पूरा मामला है, ये सुरक्षा एजेंसी की तरफ से किया गया है और सुरक्षा एजेंसी ने ये फैसला लिया है और इसमें किसी तरह का राजनीतिक जो है वो मामला नहीं है। सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार हुकूमत के मातहत चलने वाले वाहिद मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा पर सियासत गर्म है। दरअसल आलमी शोहरत याफ्ता इस मदरसे में असातिज़ा की जगहें बरसों से खाली हैं, जिसकी वजह से मदरसे का तालीमी निज़ाम मुतासिर हो रहा है, जबकि हुकूमत मदरसों के तालीमी मेयार को बेहतर करने के बुलंदबांग दावे करती रही है। एक रिपोर्ट। हुकूमत बिहार का इकलौता मदरसा है जो पूरे तौर पर हुकूमत की मातहत है। इस मदरसे की हैसियत एक कॉलेज की है। जस्टिस नूरुल हुदा ने अपने वालिद सैयद शम्सुल हुदा के नाम पर इस मदरसे को 1912 में कायम किया था। तब इस मदरसे में मयारी तालीम दी जाती थी। यहाँ के फारिगीन मुकाबले जाती इम्तिहान में कामयाब हुए, साथ ही अदालतों में मुलाजिम बने और बड़ी तादाद में दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हुए। आज इस मदरसे का कोई पुरसाने हाल नहीं है। असातिज़ा की जगह बरसों से खाली हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस मामले पर बरसर इख्तिदार हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। शम्सुल हुदा मदरसा पूरे बिहार के हम लोग के लिए शान है और जिस तरह सरकार लगातार बोलती है कि मदरसे के लिए हम उसके उत्थान के लिए, उसके तरक्की के लिए कई योजना बना रहे हैं, तो सीधा सा एक उदाहरण ये देखने को मिलेगा आपको कि भाई जिस तरह शम्सुल हुदा इतना बड़ा मदरसा, वहाँ 60% टीचर वहाँ पर अभी भी सीट वैकेट है और सरकार कहती है कि हम मदरसों के उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए योजना बना रहे हैं। ये पूरी तरह से सरकार का घोषणा ढकोसला नज़र आ रहा है। वरना पटना की राजधानी में इतनी बड़े मदरसा का ये दुर्दशा है, ये हालत है कि वहाँ तालीम लगभग चौपट हो गई है शिक्षकों की कमी की वजह से। खास बात यह है कि शम्सुल हुदा मदरसे में प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक की तालीम का नज्म है। इस मदरसे के सबब ही बिहार में मदरसा एजुकेशन बोर्ड का क़याम अमल में आया था। मदरसे में 20 ओहदे मंजूर शुदा हैं, लेकिन आज यहाँ सिर्फ 7 असातिज़ा किसी तरह मदरसे को चला रहे हैं। कितनी जगहें वैकेंट हैं, क्यों वैकेंट हैं, ये पब्लिक डोमेन में तो आया नहीं। और अगर अपोजिशन कह रहा है तो उसको सदन जो 1 महीना चला तो उसमें लाना भी चाहिए। अपोजिशन का ही रोल समझ करके करना चाहिए। वहाँ की भी एक इंतज़ामिया है, उस इंतज़ामिया को भी चाहिए प्रोसेस में डाले। अगर प्रोसेस में डाले हैं तो क्यों रुका है, काहे रुका है, जो नुमाइंदे लोग हैं इन लोगों तक भी खबर करनी चाहिए। तो हम अपनी कमियों पर भी नज़र डालें कि हम में कहाँ कमी है। होना तो ये चाहिए था कि मदरसे के मंजूर शुदा ओहदों में इजाफा किया जाता, लेकिन हालत यह है कि जो ओहदा मंजूर है वो भी खाली पड़ा है। जेडीयू लीडर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने भरोसा दिलाया है कि अब ये मामला मंजर आम पर आया है, हुकूमत इस सम्त में जल्द कार्रवाई करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।